अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सोहेल रशीद एक और वीडियो के साथ आपसे मुखातिब, और मेरे साथ आज आपके पुरजोर मुतालबे पर सदीक जान साहब मौजूद हैं, साकिब बशीर साहब भी मौजूद हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम केस हुआ है, उस पर हम बात करेंगे और कुछ मज़ीद चीज़ें भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि सदीक जान साहब हैं तो एक केस तक तो महदूद वीडियो नहीं रहने वाली, ये तो तय है। सबसे पहले आपको खबर बता दें। खबर सबसे पहले ये है कि N97 का जो हल्का था वहाँ से दोबारा गिनती की दरख्वास्त थी। बज़ाहिर तवक्को यही थी, हम अगर पूरी बात बताएं, कि दोबारा गिनती की दरख्वास्त चूँकि एक बार अलो हो चुकी है तो आज भी अलो हो जाएगी। लेकिन हुआ कुछ ऐसा है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने वो चीज़ खुलकर सामने आ गई जिसका तज़किरा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कई लोग कर रहे थे कि 8 और 9 फरवरी के रोज़ कुछ ऐसी बारीक वारदातें डाली गई जिनका, जैसे आज की पहले मैं बात पूरी बता दूँ, 97 में दोबारा गिनती की दरख्वास्त जो है वो खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और खारिज इसलिए किया कि जो RO है उसने कहा कि मुझे दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी नहीं गई। नून लीगी उम्मीदवार अली गौहर बलोच साहब का मौक़िफ़ था कि मैंने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी थी और एक दरख्वास्त लेकर फिर भी रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पता चला कि दरख्वास्त चूँकि देना नताइज मुरतब करने से पहले ज़रूरी होता है, उस दरख्वास्त पर कोई डेट नहीं लिखी हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आज जस्टिस अमीरुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने कि अगर आप कह रहे हैं कि इसके हक़ाइक़ पहले केस जैसे हैं तो तारीख बताएंगे कब आपने दरख्वास्त दी। तो उन्होंने कहा जी वो हम तारीख लिखना भूल गए थे। आप तारीख लिखना जब भूल गए थे सदीक जान साहब, तारीख लिखना भूल गए थे या फिर सारे हल्कों में यही कुछ था, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मसला ये हुआ है कि नईम अफ़गान साहब को क्रेडिट जाता है। आज नईम अफ़गान साहब ने पहले ये बात कही, पहले तो शुरू में पहले 1.5 मिनट में ऐसा लगा कि अमीनुद्दीन खान साहब तो मुतमईन हो गए बिल्कुल ही। उन्होंने कहा सिमिलर नेचर का केस है जिस तरह पहले हमने फैसला दिया है, क्योंकि अमीनुद्दीन खान साहब ने सवाल किया था कि क्या वो जो हमने फैसला दिया था 2-1 से, क्या आपके फैक्ट्स उसी तरह के हैं जैसे फराज नून वाले हल्के में थे या बिलाल एजाज वाले हल्के में थे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल वही हैं। तो यहाँ पे फाइल पढ़ के आए हुए थे नईम अफ़गान साहब, और नईम अफ़गान साहब ने सवाल किया उनसे, वकील साहब से, हसन रज़ा पाशा साहब, वैसे लेटर नोट पे वो मेरे साथ खड़े हुए थे, दिल अहमद अजीज सरफराज साहब। जब ये 2-2.5 मिनट बाद पता चल गया ना केस हारने जा रहे हैं, तो अहमद अजीज सरफराज साहब, मुझे नहीं पता था कि हसन रज़ा पाशा साहब चकवाल से, अहमद अजीज सरफराज कहता है लगता है चकवाल वालों के दिल ही बुरे आए हुए वह सब जेर ताबिद। और दूसरा ये है कि ये केस का थोड़ा सा पहले बताएं कि ये केस क्या था। देखिए, केस बड़ा, इसमें ना एक बहुत बड़ी बदनीयती सामने आ गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। देखें, इलेक्शन ये हुआ ये कि जब नताइज मुरतब होने से पहले अगर ये दरख्वास्त देते और 5% से कम फ़र्क होता तो फिर रिकाउंट ज़रूरी था, वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। यहाँ पे ये हुआ कि इन्होंने एप्लीकेशन दी ही नहीं। जब इन्होंने एप्लीकेशन दी नहीं तो फिर ये चले गए इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन में जाके इन्होंने कहा जी हमने एप्लीकेशन दी है, हमारी एप्लीकेशन RO ने वसूल नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने खुद से ये फैसला दे दिया कि रिकाउंट किया जाए, और रिकाउंट में वही हुआ जो बाकी जगहों पे हुआ है कि अगर 10,000 वोट मुस्तरद हुए हैं, इसके मुझे फैक्ट्स नहीं पता कितने वोट मुस्तरद हुए हैं, लेकिन जितने भी वोट मुस्तरद हुए वो सारे के सारे PTI के हुए हैं और तमाम हल्कों में। और साकिब साहब, एक चीज़ में बड़ा हैरान हो रहा था, एक चीज़ उस दिन में ये सोच रहा था कि 8 फरवरी को पूरा पाकिस्तान जानता है कि धांधली हुई है PTI के साथ। किसी भी पाकिस्तान की अदालत से अभी तक PTI को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन नून लीग को 4 सीटें मिल चुकी हैं। ठीक है, यानी 2 मिल चुकी हैं, एक MNA की और एक MP की। अच्छा, अब इसमें यह हुआ कि जब इलेक्शन कमीशन ने खुद से ये फैसला दे दिया रिकाउंट वाला, इस रिकाउंट के फैसले को चैलेंज कर दिया लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में आई थिंक ये शायद पता नहीं, अब शायद करीम साहब का एक इसका ऑर्डर था, उसमें यह हुआ कि उन्होंने कलअदम करार दे दिया इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर, उसको उन्होंने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट में नईम अफ़गान साहब ने पूछा कि ये बताएं कि आपने जो एप्लीकेशन दी थी कंसोलिडेशन से पहले, नताइज हतमी मुरतब होने से पहले, वो कहाँ पे है? वो एप्लीकेशन उन्होंने दिखाई, उन्हें इसके ऊपर अपनी तारीख क्यों नहीं लिखी? हैरान कुन तौर पर उसके ऊपर तारीख ही कोई नहीं है उस पर, जिस पे लतीफ़ खोसा ने कहा जल्दी में थे हम तो। हाँ, आफ्टर थॉट। फिर लतीफ़ खोसा साहब का एक पॉइंट बड़ा जबरदस्त था, उन्होंने कहा है RO नून लीग की एप्लीकेशन ना ले क्या कह रहे हैं, क़यामत ना ढा देते, ये उनके लव से क़यामत ना ढा देते। तो लेकिन आज साकिब बशीर साहब से मेरे ख्याल पूछते हैं, ये तो हम थोड़ा सा बता दिया, बाकी भी इस पे बात होगी। बॉडी लैंग्वेज पे बताएं जरा, लतीफ़ खोसा साहब से जो मुकालमा हुआ नईम अफ़गान साहब का, अमीरुद्दीन साहब का, फैक्चुअल कंट्रोवर्सी, क्योंकि हमने पहले जब आया था फैसला तो हमने कहा था जी फैक्चुअल कंट्रोवर्सी उसने तय करनी है ट्रिब्यूनल ने। आज जो है ना उस पर बहुत रिमार्क्स दिए गए कि देखिए ये तो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी आ गई है, तो इसको आप कैसे देखते हो? असल में जो 4-5 रोज पहले जो फैसला आया था जिसमें 4-5 नशिस्तें, जो 4 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को जो मिली थी,
उसके बाद बहुत बड़े सवालात उठे थे उस जजमेंट पे, और ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही थी कि जो जस्टिस अकील अब्बासी जो है उनका जो फ़ैसला है कि उन्होंने जो फ़ैसला दिया था उसमें वो ये कह रहे थे कि ये मामला जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल का देखने का है, ये सुप्रीम कोर्ट इस स्टेज पे नहीं देख सकती क्योंकि उसमें नोटिफिकेशन हो चुका था, सारा प्रोसीजर हो चुका था। आज की जो बॉडी लैंग्वेज थी, बॉडी लैंग्वेज तो यकीनी तौर पर जज भी इसी मुआशरे का हिस्सा है, वो भी उनको भी पता है कि इसको कैसे देखा जा रहा है कि 8 फरवरी इलेक्शन होते हैं और आज 21 अगस्त है, और 21 अगस्त के रोज़ अगर आप जो है वो दे देंगे, और एक तरफ ट्रिब्यूनल गैर फाल पड़े हैं जिन्होंने 180 दिन में फैसला करना था, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो सीट पे सीट देती जाएगी, तो सवाल तो उठेंगे। तो आज मेरा ख्याल में जजेस ने बड़ा करेक्ट फैसला किया कि फैक्चुअल कंट्रोवर्सी जो है वो जो हाई सुप्रीम कोर्ट लेवल पर इस स्टेज पर नहीं देखी जा सकती। ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सी तो डेफिनेटली इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इस किस्म की चीज़ें देखनी होती हैं। और आज की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो वही बात जो आपने शुरू में की कि आज तकरीबन पहले 1.5-2 मिनट में तो जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, अगरचे उन्होंने भी सवाल ही किया, उन्होंने पाशा साहब से पूछा कि आप बताएं कि ये उसी तरह का ही केस है जिस तरह का हमने पहले ही फैसला किया है, तो उस पर अभी उन्होंने जो है वो तफसीलात बता रहे थे। तो नई मख्तर अफगान जो है वो वहाँ पे दरमियान में आए और उसके बाद वो पीछे नहीं हटे, वो एक चीज़ पे अड़ गए और उन्होंने कहा कि आप सिर्फ ये बता दें कि आपने एक रिटन एप्लीकेशन दी थी जिस पे तारीख भी हो और किसी रिकॉर्ड पे मौजूद हो। तो वैसे तो जो पाशा साहब हैं वो उन्होंने बहुत कोशिश की, कभी एक तरफ घुमाने की, कभी जो है वो जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट लिखी हुई थी उस जजमेंट में जो इनके आर्गुमेंट्स रिप्रोड्यूस हुए थे उनका सहारा लेने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की। आखिर में उन्होंने यही सोचा कि जो इलेक्शन कमीशन है शायद हमेशा की तरह जो है वो हमें रेस्क्यू करे। बहुत उन्होंने तवक्कुआत के साथ उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन से पूछ लें, तो आखिर में फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि आए जी आप बताएं, तो इलेक्शन कमीशन ने भी उन्होंने कह दिया कि ऐसी दरखास्त तो नहीं है, लेकिन एक अननोन किस्म की कोई दरखास्त थी जिस पर बगैर दस्तखत के एक दरखास्त जो आई थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं बात बनने वाली नहीं है। साकिब साहब अगर इलेक्शन कमीशन भी नून लीग का साथ छोड़ गया है तो ये कोई अच्छा शगुन तो नहीं है। बस ये देखे ना, आज असल में इलेक्शन कमीशन को जिस रास्ते पे उन्होंने खड़ा किया था आगे बिल्कुल रास्ता बंद था। इलेक्शन कमीशन ने बंद रास्ते से भी हल्की सी जो है वो कोशिश की है कि कोई रास्ता निकल आए, लेकिन नहीं निकला। वो कैसे निकल सकता था? सुहेल साहब से एक चीज़ पूछता हूँ। सुहेल रशीद साहब ये बताएं कि अगर नईम अफगान साहब इस हद तक ना जाते, मतलब इतनी क्लैरिटी के साथ ना जाते और इतने एग्रेसिव सवालात ना करते, तो इलेक्शन कमीशन का यही रिस्पॉन्स होता कि नहीं जी वो एक दरखास्त अननोन सी है तो फलां तो डींग तो। अगर मीडिया क्रिटिसाइज ना किया होता मीडिया ने कि फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज यहाँ रिजॉल्व हो रही हैं, तो मेरा ख्याल है आज फैक्चुअल कंट्रोवर्सी उस तरह नहीं खुलनी थी। अब जब फैक्चुअल कंट्रोवर्सी खुल गई कि दरखास्त दी है या नहीं दी, तो उसके लिए फैसला करना मुश्किल हो गया था अदालत के लिए भी और फिर इलेक्शन कमीशन के लिए कि जब आरओ कह रहा है कि मुझे नहीं मिली, इलेक्शन कमीशन कैसे कहता कि मिली थी? इलेक्शन कमीशन को फिर कहना पड़ा कि नहीं मिली थी। लेकिन उससे पहले मैं एक और सवाल आपसे पूछूंगा, आप बेहतर जानते होंगे अली गौर बलोच साहब का कोई कागजात यस है नून लीग में? ये मुझे नहीं पता, लेकिन मसला ये है कि उनके कागजात यस हों या ना हो। यस इस हद तक तो हैं कि अगर जो आयशा रजब बलोच हैं उनको इग्नोर करके और इनको टिकट दिया गया है तो फिर कागजात यस हैं तो उनको दिया गया। उनको इग्नोर करके इनको दिया गया तो उतने ज़्यादा यस भी तो फिर ज़्यादा अरसा रहने के इम्कानात नहीं है ना। देखें नहीं उसमें देखें आयशा रजब बलोच को उन्होंने मखसूस नशिस्तों में भी ऐड नहीं किया ना, उस लिस्ट में भी ऐड नहीं किया, हालांकि जुमा बाजार था उस वक्त तो पीटीआई वाली भी इनको मिल गई थी। देखें मसला ये है कि इस वक्त अली गौर बलोच इंपॉर्टेंट नहीं थे, इस वक्त सीट इंपॉर्टेंट थी क्योंकि नंबर गेम का मसला है, एक्सटेंशन का मसला है। एक चीज़ और भी तो हो सकती है ना, देखें दो दूसरे के बच्चे को अगर लगानी है तो एक आधी ढीली सी आपने को भी लगा ली जाती है ना। अब जो पूरा माहौल आपने बना दिया था, साकिब साहब ने भी, आपने भी, सारू ने, कि जी सुप्रीम कोर्ट ये ट्राइब्यूनल्स के मामला क्यों तय कर रही है, वो सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, आज हम 21 अगस्त को खड़े हैं, दूसरी बार केस लगा सुप्रीम कोर्ट के सामने और जिसमें ये सारी कंट्रोवर्सीज उठ के आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट एक बार भी ये क्यों नहीं पूछ रही कि यार जो इलेक्शन एक्ट है, जो लॉ है, वो तो ये कहता है कि उसके बाद 180 दिन अगर मेरा हिसाब खराब हो तो क्या गुजर नहीं चुके, उसके अंदर तो ट्राइब्यूनल्स ने भी ये तय कर लेना था। ट्राइब्यूनल्स अभी तक कहाँ हैं, वो क्यों नहीं काम कर रहे? सुप्रीम कोर्ट से स्टे है तो क्यों है, और उससे पहले इतना अर्सा उनको क्यों खटाई में डाले रखा?
इसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं हो रही? जो असल कानून है, आप आरओ को दरखास्त दी थी या नहीं, इसके ऊपर तो बहसें हो रही हैं। एक सवाल ये भी तो पूछ लेते हैं यार, अच्छा वो ट्राइब्यूनल्स का केस लगा हुआ तो ये मामला आप उन्हीं पे छोड़ दें, या ट्राइब्यूनल्स को कोई आगे के लिए टाइमलाइन दे दिया जाए कि यार आप 1 महीने के अंदर ये तय करें। ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा? क्या ये कंटिन्यूटी जारी है? 8 और 9 फरवरी की रात को हम अभी भी रुके हुए हैं, वो रात इतनी तवील हो गई है। देखें, एक चीज़ जो है वो जो ट्रिब्यूनल्स की आप बात कर रहे हैं, मेरा ये ख्याल है कि ट्रिब्यूनल गैर फाल होने की जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट भी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ट्रिब्यूनल भी गैर फाल पड़ा है। और जो पंजाब के ट्रिब्यूनल्स हैं, आपने ये फाफन की रिपोर्ट 2 दिन पहले देखी होगी, सबसे ज़्यादा जो इलेक्शन पिटीशन हैं पंजाब की हैं। और हालत ये है कि पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल 7-8 जो ट्रिब्यूनल जो मलिक शहजाद अहमद खान जो चीफ जस्टिस है उन्होंने बनाए थे, और इलेक्शन कमीशन नहीं बना रहा था, सबसे बड़ी बात ये है। और उसके बाद उन्होंने नोटिफाई किया और उसके बाद उन्होंने काम शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जुलाई के पहले वीक में उस पर स्टे दे दिया 4 जुलाई को। और आज तक वो स्टे है। हैरान कौन तौर पर वो स्टे चल रहा है। ठीक है, वो केस लगा था जिससे जमाल खान मंदोखेल, उनके चाचा जो है वो फौत हो गए थे, वो केस नहीं लग सका। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इसको हर सूरत में प्रायोरिटी बेसिस पे पहले ही, मेरा ख्याल है इनको तो जुलाई के एंड में, अगस्त के पहले वीक में इसको जो है वो केस को लगाकर इसको डिसाइड करना चाहिए था। उसकी वजह सुहेल साहब आपने जो सवाल उठाया है 180 डेज वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जैक्टली आप 28 फरवरी, ये तकरीबन 22, 23, 24 फरवरी ये सारे इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने ऐसा काम शुरू कर दिया था। अच्छा, 28 फरवरी भी अगर डेट डालें आप कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने काम स्टार्ट किया है, तो उससे लेकर 31 अगस्त तक 180 दिन पूरे हो जाते हैं, 6 माह पूरे हो जाते हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अदालतें। एक तरफ जो है वो 8 फरवरी के इलेक्शन पर इतने सीरियस सवालात हैं और दूसरी तरफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल को काम करने नहीं दे रहे। और तीसरा, चले अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को देर आयत दुरुस्त आयत, सुप्रीम कोर्ट को ये समझ आ गई कि भाई ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज नीचे डिसाइड होनी है। एक और कंट्रोवर्सी आपको बता दूं, 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने यह फरमाया, कासिम सूरी की दरखास्त उन्होंने गैर मुसर होने पर नहीं निपटाई, उन्होंने कहा वापस करनी ही नहीं है, हम सबक सिखाएंगे, मिसाल बनाएंगे कि आइंदा कोई ट्रिब्यूनल्स का स्टे लेके और हारा हुआ बंदा जीत के ना 5 साल बैठा रहे, फिर ये आके इस तरह की जनाब अदम एतमाद की तहरीकें जो है ना वो मुस्तरद करते हैं। तो हम इसको सबक, उनके इश्तिहार जारी किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि खुद आ क्यों नहीं दे। ठीक है, उनके वकील ने कहा यार मुझे तो फ्री करें ना, आप उनके साथ मुक लेना, लेकिन वो नहीं, बुखारी साहब को भी फ्री नहीं किया गया। एक तरफ ये रिजॉल्व है कि हमने छोड़ना ही नहीं है जी, 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले का ये केस चल रहा है कि हमने आइंदा मिसाल बनाना है। दूसरी तरफ जब 8 फरवरी के इलेक्शन हुए तो उसके ऊपर तो मिसाल नहीं बन रही। अच्छा, मैं एक और चीज़ है साकिब साहब, देखें, काजी साहब जब नून लीग का रिव्यू आया 12 जुलाई को फैसला आया था, 12 जुलाई मखसूस नशिस्तों वाला 12 जुलाई को फैसला आया, 15 को नून लीग रिव्यू दायर करती है, 18 को काजी साहब कमेटी में टेकअप करवा देते हैं वो मामला, और वो नोट लिख देते हैं उसके बाद मिनट्स में कि आयशा मलिक साहब मुल्क से बाहर हैं लेकिन उनको भी आ जाना चाहिए, 1 हफ्ते में वो आ सकती हैं, और आइन ने जो हक दिया हुआ है रिव्यू का वो ज़रूरी है और ये छुट्टियाँ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हालांकि जो छुट्टियां थी वो पहले से शेड्यूल बन चुका था, वो उस शेड्यूल के तहत वो अंदरूनी और बैरूनी मुल्क छुट्टियां करने के, उसके अलावा 1 माह आपने इस बार छुट्टियां कम भी की ना। ठीक है, हाँ। अच्छा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो ट्रिब्यूनल वाला मामला है ये भी तो आइन का मामला है, कानून का मामला है, और इसमें तो कोई जज बाहर भी नहीं था, और इसमें तो सारे काजी साहब के, यानी वो बदकिस्मती है, नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके ग्रुप के जज थे ना सारे। यानी देखे ना, काजी फायज ईसा साहब, अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब, नईम अफगान साहब और एक अकील अब्बासी साहब। अकील अब्बासी भी तो पाकिस्तान में थे, तो भाई इन जजेस को बुला लेते ना। अकील अब्बासी साहब ने जो पहली हेयरिंग हुई थी उस पे उनके रिमार्क्स तो बिल्कुल अलग थलग थे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को आप ये कह सकते हैं सेटअप कॉल दी थी कि ये अगर मुझसे, मैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट था, मुझसे पैनल मांगते तो फिर मैं आपको देता। उन्होंने कहा ये आप एसओ को लिख रहे थे लेटर, जिस तरह से आप लेटर लिख रहे हैं, और फिर वो हक में नहीं थे इस ऑर्डर को सस्पेंड करने में लाहौर हाई कोर्ट के। उनका ये राय थी कि हम हतमी, लेकिन वो अल्टीमेटली वो उन्होंने कर लिया, इत्तेफाक कर लिया जो जजमेंट का ऑर्डर आया। अच्छा, उसमें टेक्निकल पॉइंट ये आ गया था कि जब तक इन फील्ड है वो ऑर्डर, तो फिर ये दोबारा मुशावरत कैसे हो सकती है? एक वो ये कोई जुडिशल, ये वो जुडिशल ऑर्डर है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक मामला है, तो इसलिए हो गया। लेकिन मसला ये है कि अब काजी साहब जो है वो अभी भी वो नहीं लगा, जो साकिब साहब ने तारीख दी है वो बिल्कुल ठीक दिया कि 30-31 अगस्त जो है वो आखिरी तारीख है। ठीक है, अब खुद काजी साहब जो है, इसका मतलब है कि वो एक पहले इन्होंने वो इलेक्शन वाले मामले में भी इसी तरह की चीज़ें हुई थी, अब भी ये सारी चीज़ें हैं, तो अब बहरहाल हो रहा है इसमें ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम भी नहीं चाहती कि काजी साहब उस केस को डिसाइड करें। ठीक है, वो भी सिर्फ चाहते हैं कि स्टे वेकेट हो जाए, वो चाहते हैं कि या ऑब्जेक्शन से वो उठ जाएं बेंच से, वो नहीं चाहते कि ये डिसाइड करें। उनकी जो पूरी स्ट्रेटजी है वो तो ये सामने आई है। इसी दौरान आपकी, चूंकि उनकी कानूनी टीम पे गहरी नज़र रहती है, कई बार मैं आपकी ट्वीट्स देखता हूँ कि ये चीज़ें हो सकती थी जो नहीं की गई।
तो मुझे ये बताएं 12 जुलाई का ऑर्डर आया, उससे पहले मैं आपको एक बताऊं कि जो 12 मई का इलेक्शन का ऑर्डर दिया था बंदयाल साहब ने, उसके बाद जब इलेक्शन का दोबारा केस लगा, जस्टिस अतर मुल्ला ने 4 बार ये रिमार्क्स दिए कि इतना बड़ा ऑर्डर था, उसके खिलाफ कोई सियासी जमात तौहीन अदालत की दरख्वास्त नहीं लाई। अब 12 जुलाई के ऑर्डर को गुजरे भी आज 1.25 माह हो चुका है। इस 1.25 महीने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशीसें देने की और पूरी 81 सीटें उनकी बहाल करने की वो थी ऑर्डर था, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त क्यों नहीं ला रही? हाँ देखें, उसमें उन्होंने खुद से ये अज्यूम कर लिया है कि क्योंकि जजेस ऑलरेडी ये लिख चुके हैं उसमें कि जजेस अवेलेबल नहीं हैं और रिव्यू नहीं सुना जा सके। वो आप दुरुस्त बात कर रहे हैं, आप 100% दुरुस्त बात कर रहे हैं। उन्होंने खुद से ये अज्यूम कर लिया है। दूसरा मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त ये समझती है कि ये लड़ाई अब जजेस की आपस की है, ठीक है। और तीसरा उनका ये है कि अगर हम रिव्यू डालेंगे तो वो 2 जजेस जिन्होंने ऑलरेडी ये कमेटी में कह दिया है, तो उनको वो नहीं शायद चाह रहे कि मतलब वो दोबारा कोई ये बात करें कि हाँ ये आप कंटेम्प्ट हम टेकअप कर रहे हैं या करनी चाहिए इस तरह की। लेकिन मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ ये चाहती है असल में, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने कुछ चीज़ों में बहुत तनकीद कर रहा था ट्विटर के ऊपर, बहुत तनकीद कर रहा था, फलाना केस नहीं लग रहा है इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट में, ईयरली हियरिंग की दरख्वास्त नहीं डाल रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। मुझे उनके बहुत अहम लीगल टीम के मेंबर ने बुलाया सुप्रीम कोर्ट में, मुझे साइड पे ले गए, कहते हैं भाई ना किया करो, इसलिए नहीं कर रहे कि हम चाहते हैं कि ये भी चीज़ें पेंडिंग रहें। उन्होंने कहा जिस काजी साहब का जो इस वक्त रवैया है, कोई एक भी निचली जजमेंट को इन्होंने जो है वो सेटिस्फाइड कर दिया और कन्विक्शन इमरान खान की बहाल कर दी और उसको दुरुस्त करार दे दिया तो खत्म हो जाएगा सारा। एक सवाल और अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं जो सोहेल साहब कह रहे हैं। जो हमने एक तारीख निकाली थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 12 जुलाई का फैसला दिया था, उसमें आपको पता है 3 या 4 स्टेप्स थे कि 15 दिन में ये लिस्ट जमा करवाएंगे, फिर ये लिस्ट जाएगी पता नहीं 7 या 15 दिन में पार्टी के पास, पार्टी उसमें वापस एक मखसूस टाइम में, फिर 15 दिन इलेक्शन कमीशन को दिए थे, और ये 7 सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में वर्किंग डेज लिखा हुआ था। मतीउल्लाह जान साहब और मैंने बैठकर उस वर्किंग डेज की एक निकाली थी तारीख, और वो तारीख बनती है अराउंड 15 सितंबर या 16 सितंबर। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इलेक्शन कमीशन को अगर फ़र्ज़ करें कि कंटेम्प्ट में या कोई ऐसी दायर होती है, तो इलेक्शन कमीशन के पास एक रीज़न वो बन सकती है, नंबर 1। और नंबर 2 की है कि क्योंकि 12 जुलाई के फैसले में 8 जजेस ने ये कहा था कि अगर आपको कोई इशू हो तो हम वजाहत के लिए आप आ सकते हैं, वो आ गए विद इन 15 डेज, वो आ गए थे। तो आगे से वजाहत नहीं आई, तो इसका मतलब ये है कि बात फिर उन 8 जजेस या सुप्रीम कोर्ट पे आ गया। तो ये एक वजह हो सकती है, मेरे ख्याल 2 वजह हो सकती हैं कि जिसकी वजह से कंटेम्प्ट वाला मामला शायद आगे अभी तक ना बढ़े। एक और सवाल है ना, फिर पीटीआई भी खामोश, जिन जजेस ने फैसला दिया इबहम दूर करने की दरख्वास्त पर वो खामोश, तफसीली फैसला नहीं आ रहा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो गई मगर हुकूमत खामोश, तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन खामोश कि उस तरमीम के बाद उन्होंने कोई नया नोटिफिकेशन नहीं किया कि ये सीटें हम किसी को वापस कर देंगे क्या। ये सब ने अपनी तलवारें वापस क्यों रख दी? सितंबर देखें, अब ये मुझे लगता है कि जजेस ने ना हसनात मलिक साहब का मशवरा मान लिया है। हसनात मलिक साहब ने कहा था, जब 2 जजेस के खिलाफी नोट आया ना, तो हसनात मलिक साहब ने कहा था कि अब तो ये जो 8 जजेस हैं ना, इनको अपना तफसीली फैसला जारी करना ही नहीं चाहिए, अभी 15-20 दिन महीना नहीं करना चाहिए, ये तासुर नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने खिलाफी नोट जारी कर दिया है, इन्होंने जल्दी में या उसमें कर दिया है। मेरा वही बातें तो ये भी हो रही हैं कि ये भी कोई पता नहीं है कि सितंबर के भी आखिर में जाके और तफसीली फैसला आए। देखें इस वक्त ये बात नहीं, सितंबर के आखिर में अगर तफसीली फैसला आएगा, हाँ, तो फिर कमेटी उसके बाद बैठेगी जी, फिर नजरसानी उसके बाद होगी जी, उसके बाद असल में ना 26 अक्टूबर असल की रिटायरमेंट भी है, तो हाँ, मतलब असल में कोशिश ये की जा रही है कि जितना आप टाइम गुजार सकते हैं गुजारें। देखें आपको इस बात का पता है कि जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा है ना काजी साहब के जाने का, वो मुझे किसी एक इदारे जाना ही है, ये भी वाज़ेह हाँ, मुझे किसी इदारे के एक आम बंदे ने बात बताई थी। वो कहते हैं कि जब उन्होंने अपने इदारे का कहा था, कहते हैं उस इदारे के जब सरबराह जाने वाला होता है ना, तो निचली जो टीमें होती हैं ना, वो उनसे स्कूलों के इफ्तिताह कराने भी छोड़ देते हैं, स्कूलों और मस्जिदों के और सड़कों के इफ्तिताह कराने ही छोड़ देते हैं कि नए से करवाएंगे। होता यह है कि किसी भी इदारे के जो सरबराह है ना, जब उसकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने की तरफ जारी होती है ना, टाइम करीब आ होता है, वो कमज़ोर होता चला जाता है, लेकिन वो ख़तरनाक भी होता चला जाता है। हसनात मलिक साहब ये कहते हैं, उनका अपने हवाला दिया, वो कहते हैं जाने वाला चीफ जस्टिस बहुत खतरनाक, लेकिन उसके लिए इंतजाम हो गया ना, ये जो इधर घिराओ शराओ ये वो तो ये वो तो चले एक डिफरेंट चीज़ है। एक चीज़ ये बताइएगा कि वो अनफॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेट है,
वो तो चलें उस पर बाद में बात करेंगे। आप ये बताएं कि 9 मई के केसेस में आप थे, आज 9 मई के केसेस भी थे सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें भी कोई CCTV फुटेज की बात हुई है। जैसे सतर मिनल्ला जो है वो CCTV फुटेज वैसे बहुत अहमियत इख्तियार कर रही है। चीज़ें उन्होंने पूछी है, उन्होंने सिर्फ ये पूछा, मुलज़म की ज़मानत की दरख्वास्त थी, उन्होंने कहा जी क्या ये मौके पर मौजूद था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी ये पूछा और जस्टिस अतर मुल्ला ने भी। जस्टिस अतर मुल्ला ने कहा कि क्या मौके पर मौजूदगी की कोई CCTV है, यानी 9 मई को उन्होंने बहुत वाज़ेह किया है कि मौके पर मौजूदगी बड़ी ज़रूरी है। टेररिज्म का केस डालने के लिए बंदा अगर मौके पर है तो हमें CCTV से दिखाएं। और कौन सा बंदा नहीं था वहाँ पे? हाँ, वो फिर आप मास्टरमाइंड्स तो अलग हो सकते हैं ना। जो इमरान खान है, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, जावेद चौधरी साहब ने ये कहा है कि जो इमरान खान ने नैब की तहवील में से फ़ोन कॉल की और रिकॉर्डिंग भी सामने आई, मुसर्रत जमशेद चीमा साहब है वो, और उसमें उन्होंने जो कहा कि आज़म सवाती से रब्ता करो, वो आज़म सवाती फैज़ हमीद का कोड वर्ड था। अच्छा, जो इमरान खान साहब के हवाले से वो अलग इन्वेस्टिगेशन बात हो रही है कि वो उनकी मौजूदगी नहीं थी, तो पुलिस ने जो उनकी गिरफ्तारी डाली है या उनके खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है वो बुनियादी तौर पर मौजूदगी की है ही नहीं है। उनके खिलाफ केस मौजूदगी का नहीं है, उनके खिलाफ जो है वो साजिश का एक कॉन्स्पिरेसी जो है वो बनाने का कि इंस्टॉलेशन पर अटैक होगा। मतलब उनके खिलाफ केस ये है कि आपने 9 मई से पहले एक मीटिंग करके उसमें प्लान बनाया था कि अगर मेरी गिरफ्तारी हुई तो इंस्टॉलेशन पर हमला किया जाए। ये प्रोसिक्यूशन का केस है अगेंस्ट इमरान खान और PTI की टॉप की सारी लीडरशिप के खिलाफ। रात फवाद चौधरी साहब जो है वो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने जो है वो बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा कि रावलपिंडी के जो केसेस हैं उनमें प्रोसिक्यूशन ने उनको रखा हुआ है 9 मई के केसेस में, और उसमें पता नहीं वो मीटिंग में शमूलियत करवा रहे हैं। फैसलाबाद के केसेस में कोई मीटिंग है, उसमें वो कह रहे हैं जूम मीटिंग में है, और लाहौर वाली मीटिंग में वो कहते हैं मुझे रखे ही नहीं गया कि पता नहीं किस तरह करके। तो हर जगह पे ये जो है बुनियादी तौर पर ये जो चीज़ें हैं प्रोसिक्यूशन के उन केसेस को कमज़ोर करती हैं। कि जिस तरह कल हुआ कि वो जो बुशरा बीबी हैं, बुशरा बीबी के हवाले से आपने जूम मीटिंग और इसके संग बात की। अब लाहौर का जो जमान पार्क की मीटिंग है या यहाँ जो चक्री की मीटिंग है, दो पिंडी और लाहौर की जो दोनों 9 मई के केसेस हुए हैं उसमें जो इस पे कॉन्स्पिरेसी वाला जो पहलू है उसमें 2 मीटिंग्स का जिक्र है, और दोनों मीटिंग्स में मेरी इतला के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि दोनों मीटिंग्स में एक पुलिस एहलकार PTI का कारकुन बन के वहाँ पे जाता है और वो वहाँ जाकर जो है वो बात सुन लेता है, और उसके बाद और वो असल में पुलिस का वो कोई ASI था या कोई इस तरह का था। ये तो फिर दांत देना कि क्या ये चीज़ मैं ये समझता हूँ कि उस केस को जो है वो डंट डाल रही है। ये चीज़ सॉलिड सबूत लोग नजर आ रहे हैं वो सारी होने चाहिए, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए फेयरली। लेकिन ये है कि अगर नहीं देखें, ये तो वो केसेस, ये आप उन केसेस की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ एक नया केस बन सकता है ना, अभी जो रिसेंटली 1-2 हफ्ते से हो रहा है उसमें अगर केस बना तो वो अलग केस होगा, वो इन ATCs का या इस प्रोसिक्यूशन का भी नहीं होगा, वो नए ज़रिए से सारे एविडेंस और नया उसका इससे ताल्लुक ही नहीं बन सकेगा। तो वो वक्ती तौर पर तो वो डेंट डाल सकते नहीं, वो फिर सिविलियंस का ट्रायल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी नुक्ता तय करना है तो वो भी कौन सा नुक्ता तय करना है? केस लग गया है? नहीं, केस तो सुप्रीम को ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 84-83 ख़ानदान है, 83 लोग मतलब मिलिट्री की कस्टडी में है, तो उसका मतलब है 83 ख़ानदान जो है वो उससे मुतासिर हो रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर 2023 से उस मामले को जो है वो देख रही है, और आज तक इस नुक्ते का फैसला नहीं हो सका कि सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री में होने हैं या सिविलियंस कोर्ट में होने हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है सुप्रीम कोर्ट को। तो मैं ये कहता हूँ कि हर चीज़ छोड़ छाड़ के आप अंदाज़ा लगाएं ना, एक केस के लिए या 2 केस 5 केसेस के लिए टाइम निकालना डिफरेंट होता है यार। 83 लोग हैं, 83 लोग हैं, उनकी फैमिलीज हैं, वो बेचारे जो है वो अभी तक ये सोच रहे हैं कि हमारा होना क्या है। कम से कम उनको यही बता दिया जाए कि आपको कोट लख आपकी इतनी सजा है और आपको कोट लखपत जेल में है या अडयाला जेल में आपको रखा जाएगा, और फलां दिन जो है वो आपकी फैमिली की बड़ी स्मूथ जो है वो मुलाकात हो सकेगी, और उसके बाद वो उनको पता चल जाए कि यार इसकी 3 साल 5 साल सजा है। इस वक्त तक आप देखें कि 15 माह हो गए हैं 9 मई के उस वाक़े को, और आज तक सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड नहीं कर सकी। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जी मिलिट्री का सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री में होना है या नहीं होना। देखें, इसमें एक और चीज़ भी है, जब भी ये केस लगा है बेंच में से तो ये रिमार्क्स आए कि यार आप केस चलने भी दें। दोनों फ्रीकेन जो आते हैं ना अदालत के सामने, वो आए कहते हैं अच्छा जी मुलाकात का ये हुआ था, उसका ये हुआ था, फलां तारीख हम ये करवा देंगे, इतने बंदों का पहले फैसला कर लें, इतने को ईद से पहले आ जाने दें, वो रिहा हो जाएंगे, उनको गाड़ी। मेरिट्स पे केस तो गया ही नहीं सर, मेरिट्स पे तो आखिरी दिन थोड़ा सा शुरू हुआ और फिर 11 महीना मुद्दत। बहरहाल अब ये सारे केसेस का टाइम
आने वाला है, सितंबर के दूसरे हफ्ते में छुट्टियां खत्म हो रही हैं, तो ये सारे केसेस लगने ही लगने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सितंबर के बाद अब देखें कौन कौन से केस आखिर 1 महीने में लगेंगे, कौन कौन से नहीं लगेंगे। केस तो यहाँ पर बहुत अहम जो है ना, मजमूई धांधली का भी पड़ा हुआ है, मजमूई जिसके धांधली बारे में, हाँ, मजमूई 8 फरवरी की धांधली का, कि उसके ऊपर क्या होना है, वो बड़ा अहम मामला है। केस यहाँ पे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस का पड़ा हुआ है। हाँ। अब ये सारे वो बेंचें जो बनाए हुए जो है ना, काजी साहब ये अपने दौर में, पता अफराद के केसेस भी पड़े हुए हैं, केसेस तो आपको लंबी लिस्ट आपको लग काजी साहब अपने दौर में ये बड़े फैसले करके जाएंगे, 6 जजेस के खत वाला मामला, मिलिट्री कोर्ट वाला मामला, 8 फरवरी के धांधली वाला मामला, या नहीं वो केसेस तो मेरा नहीं ख्याल कि अब लगेंगे या ऐसी कोई पोजीशन आएगी, मुझे नहीं लगता। बहुत मतलब आखिरी दिनों में आपको पता ही है फिर। यानी आप आज काजी साहब को थोड़ा और टाइम दे दें, फिर कर लेंगे। आज से अगर आप देखें तो कोई 65 दिन रहते हैं, लेकिन अगर वर्किंग डेज की बात करें तो 40 से ज़्यादा नहीं है काजी साहब के पास। जी ऐसा ही है, मैंने कहा ना आप उनको थोड़ा टाइम और दे दें, साल 2 साल नहीं कोई वो मुद्दत कह मुलाजमत चुके हैं यार, बढ़ा आप भी दें। मतलब एक्सटेंशन नहीं ले रहे वो यार। हमारे दोस्त ताना देते हैं कि आप लोग काजी साहब के पीछे पड़े हुए हैं, तो मैं भी कहूँगा आप क्यों पीछे पड़े हुए हैं यार। वो आज 2 नहीं दफ़ा पता। कह चुके हैं फेडरल गवर्नमेंट को कि उन्होंने एक्सटेंशन नहीं लेनी किसी किस्म की, वो 26 अक्टूबर को जा रहे हैं। और भाई काजी साहब तो नहीं लेना चाहते, मैं तो ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम मुद्दत मुलाजमत सारों की बढ़ा दें, तो फिर काजी साहब इस्तीफा देंगे, ये फिर इस्तीफा नहीं देंगे, आइन और कानून पे चले। उन्होंने खुद कहा हुआ है कि मैंने आइन और कानून पे चलने का हलफ उठाया हुआ है। चलें सर, बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब, साकिब बशीर साहब, आपने अहम मौज़ूआत पर, और आपसे हम मज़ीद वक्त लेकर इनको दोबारा भी लाएंगे। ये मैं अपने व्यूअर्स को बता रहा हूँ, क्योंकि वो रोज़ मुझसे एक कमेंट लाजमी आता है जी कि कब। नहीं, मैंने कहा जी जल्द। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।